चलिए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज बीएनएसएस यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक आज आपकी क्लास के लिए है। और ये टॉपिक है आपका बीएनएसएस का। देखिए, बीएनएसएस यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का। और आप लोग मैसेज करिएगा, क्योंकि डिजिटल क्लास में आप बोलने में दिक्कत आएगी, इसलिए आप लोग मैसेज करिएगा। ठीक है? यस। हाँ, चैट करिएगा। आप लोग जो भी प्रॉब्लम होगी आप चैट के थ्रू बताएंगे। ठीक है? कॉग्निजेंस यानी इसी को बोलते हैं हिंदी में संज्ञान। ठीक है? आपका चार्ज में एक क्वेश्चन रह गया, उसको आपको क्लास के लास्ट बताएंगे या नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि आज हम एक टॉपिक कॉग्निजेंस कवर करना चाहते हैं। और इस कॉग्निजेंस टॉपिक में जितने क्वेश्चन बन सकते हैं मेंस के लिए और प्री के लिए भी होता है, लेकिन मेंस के लिए, चूंकि क्लास मेंस की है आपकी, तो उसने क्वेश्चन को हम आपको बताएंगे और उसका आपको आंसर लिखना है। ठीक है? तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो आप देखिए, बीएनएसएस और सीआरबीसी में थोड़ा सा समझ आपको विकसित करनी है। ठीक है? हाँ, बीएनएसएस और उसमें आपको वो करनी है, डेवलपमेंट करनी है। कैसे करनी है ये आपको समझना है। और दूसरी चीज़ है कि इसमें आपको पता है कि सीआरपीसी में संज्ञान 190 में है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट है। यहाँ पे कहाँ पे है? यहाँ पे सेक्शन 210 में है। इसलिए आप बीएनएसएस पर फोकस करिए। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है? सेक्शन 210 बीएनएसएस की कौन सी धारा है? बीएनएसएस की धारा 210 है, याद रखिएगा। 210 है, जिसमें संज्ञान के बारे में दिया गया है कि मजिस्ट्रेट कब संज्ञान लेता है। तो सबसे पहले इसमें हम आपको क्वेश्चन बता देते हैं। ठीक है? कि कितने क्वेश्चंस मेंस में आपके आ सकते हैं। और वो क्वेश्चंस आपको पता है कि हायर जुडिशियल सर्विस के लिए, और इसके साथ साथ यही क्वेश्चन आपको जुडिशरी एग्जाम के लिए और एपीओ एग्जाम के लिए, सब एग्जामों के लिए ये क्लास आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। तो आपको इस चैप्टर में आइए, आपको क्वेश्चन नोट कर लिए सभी लोग कि इसमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है? आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 लिख डालिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए। What do you understand by cognizance? What do you understand by cognizance? Cognizance। और इसमें आप ये भी देखेंगे, इसके साथ एक क्वेश्चन साथ में भी जुड़ा रहता है कि on what ground, on what grounds, on what grounds ये मजिस्ट्रेट कैन टेक कॉग्निजेंस, कैन टेक कॉग्निजेंस। कॉग्निजेंस। ठीक है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉग्निजेंस एंड ऑन व्हाट ग्राउंड्स मजिस्ट्रेट कैन टेक कॉग्निजेंस। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको आप हिंदी में लिख डालिए। हिंदी में क्या है
कि हिंदी में है कि संज्ञान से आप क्या समझते हैं, ध्यान दीजिएगा, संज्ञान से आप क्या समझते हैं, संज्ञान से आप क्या समझते हैं, क्या समझते हैं, समझते हैं, संज्ञान से आप क्या समझते हैं? किन आधारों पर, किन आधारों पर, किन आधारों पर संज्ञान मजिस्ट्रेट के द्वारा लिया जाता है? मजिस्ट्रेट के द्वारा लिया जाता है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है संज्ञान के टॉपिक में, कॉन्ग्रेंस के टॉपिक में ये क्वेश्चन बहुत बहुत महत्वपूर्ण है भाई। ठीक है, इसको अब इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन को बताते हैं, क्योंकि सबसे पहले आप क्वेश्चन नोट करेंगे, फिर इसके बाद आप उसका मैं इसका आंसर आपको बताऊंगा। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सब लोग लिख लिए होंगे मेरे ख्याल से, सब लोगों ने लिख लिया है। ठीक है, अगर लिख लिया तो मैसेज करिए यस, उसके बाद में आगे बढ़ाते हैं इसको। ठीक है, लिख डालिए आप लोग। हम्म, ठीक है, वेरी गुड। लिखिए, फिर मैं आपको इसको आगे प्रोसीड करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका बीएनएसएस टॉपिक का, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? ये है क्या, आप लोग इसको क्वेश्चन नंबर 2 भी नोट कर लीजिए। ठीक है, कैन कैन ए सेशन जज, सेशन जज जज टेक डायरेक्टली डायरेक्टली cognizance, can a session just take directly cognizance under the संहिता? संहिता and what are the exceptions? What are the exceptions when a session judge take session judge can take cognizance directly? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। इसका मतलब क्या है, हिंदी में डालिए कि क्या एक सेशन जज, क्या एक सत्र न्यायाधीश किसी मामले का सीधे संज्ञान ले सकता है इस संहिता के अंतर्गत, और इसके क्या अपवाद हैं? कौन सा अपवाद? जब कोई सेशन जज सीधे संज्ञान ले सकता है। जनरल नियम क्या है कि एक सेशन जज सीधा संज्ञान नहीं ले सकता है। ये कोर्ट ऑफ सेशन कैन नॉट टेक डायरेक्टली कॉग्निजेंस। इसकी एक्सेप्शन क्या है? तो ये इस पर भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, आप लिख डालिए, हिंदी में लिख डालिए। ठीक है, अब हम लिख डाले हैं आप लोग, तो इसको मैं बताऊं कि क्या एक सत्र न्यायाधीश
किसी मामले में इस संहिता के अंतर्गत सीधे संज्ञान ले सकता है। ठीक है। उसके अलावा इसमें और क्वेश्चन दिया है कि इसके क्या अपवाद है, इसके क्या अपवाद हैं। ठीक है, इसके क्या अपवाद हैं, इसको आप समझ जाइए। और व्हेन ए सेशन जज कैन टेक कॉन्ग्निजेंस डायरेक्टली, और कब सत्र न्यायाधीश सीधे संज्ञान ले सकता है, इसी आपको समझना। ठीक है, आइए, ये क्वेश्चन आपका हो गया, इसलिए आप हिंदी में लिख डालिए आप इसको। ठीक है। इसके बाद एक तीसरा क्वेश्चन इस पर बन सकता है संज्ञान पे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी आप नोट कर लीजिए। लिख डालिए, तो मैं आपको समझाता हूँ। लिख डालिए आप लोग। यस, ठीक है भाई, आप लोग सही जवाब दे रहे हैं, वेरी गुड। हाँ, वेरी नाइस। ठीक है, अब हम तीसरे क्वेश्चन को बताते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3। वंस कॉग्निजेंस वंस कॉग्निजेंस is always cognizance, always cognizance। explain it, explain it। ठीक है, हिंदी में क्या है? एक बार संज्ञान संज्ञान सदैव संज्ञान। इसकी व्याख्या कीजिए। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और ये संज्ञान में जब आप पढ़ेंगे, इसको आज आपको इस क्लास समझाएंगे क्या, कि एक बार संज्ञान सदैव संज्ञान, वंस कॉन्ग्निजेंस ऑलवेज कॉन्ग्निजेंस। ठीक है, तो इसी तरह के 3 से मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न आपके मेंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आइए देखते हैं कि इसमें कैसे आपको पढ़ना है। ठीक है, आपने पहला क्वेश्चन देखा था क्या, कि संज्ञान से आप क्या समझते हैं। ठीक है, संज्ञान से आप क्या समझते हैं, चलिए ठीक है, इसको बताते हैं। सेक्शन 210 ध्यान दीजिएगा, इसमें संज्ञान के कॉन्ग्निजेंस के बारे में बताया गया है, लेकिन डिफिनेशन नहीं दी गई है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, ध्यान दीजिए, इसकी डेफिनेशन संज्ञान की क्या है, क्या, देखिए, इसकी जो जनरल मीनिंग होती है क्या होती है, इसकी जुडिशियल नोटिस, जुडिशियल नोटिस। जुडिशियल नोटिस होती है, यानी कि जनरल मीनिंग ऑफ कॉन्ग्निजेंस इज जुडिशियल नोटिस। ठीक है, इसे बोलते हैं न्यायिक अवेच्छा, न्यायिक अवेच्छा। ठीक है, अब लेकिन परिभाषा लिखना आपको हो तो कैसे लिखेंगे, तो इसमें आता है क्या, कि when a magistrate applies his judicial mind, when a magistrate applies his judicial mind
फॉर पर्पज ऑफ एनी ऑफेंस इज अकर्ड आर नॉट, दैट इज कॉल्ड कॉग्निजेंस। यानी कि मतलब क्या है कि जो मजिस्ट्रेट है क्या करता है, मजिस्ट्रेट क्या करता है, अपने जुडिशियल माइंड का इस्तेमाल करता है। जुडिशियल माइंड क्या लिखा आपने, व्हेन मजिस्ट्रेट अप्लाइजेज हिज जुडिशियल माइंड फॉर द पर्पज ऑफ दैट एनी ऑफेंस इज अकर्ड आर नॉट, दैट इज कॉल्ड कॉग्निजेंस। यानी हिंदी में जब एक मजिस्ट्रेट अपने न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग इस दृष्टि से करता है कि कोई अपराध गठित हुआ है या नहीं, तो इसी को संज्ञान कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, इसी को संज्ञान कहा जाता है। ये डेफिनेशन आप लोग क्या करिए, लिख डालिए कि संज्ञान का मतलब क्या होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखिए, ठीक है, लिख डालिए। ठीक है, अब उसके बाद ये हो गया, लेकिन एक केस ला जो बहुत इंपॉर्टेंट, उसको नोट कर डालिए आप लोग। एक केस ला है, उसका नाम है डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी। आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट केस ला है, बहुत इंपॉर्टेंट केस ला, नोट कर लीजिएगा। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, लिख डालिए डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी। स्वामी, स्वामी वर्सेस मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह, ये केस कब का है, ये केस बेसिकली 2012 सुप्रीम कोर्ट का है। कब का है, 2012 सुप्रीम कोर्ट का केस, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस मनमोहन सिंह। सुब्रमण्यम स्वामी बनाम मनमोहन सिंह का मामला है 2012 का। इसमें कोर्ट ने क्या कहा, इसमें कोर्ट ने यही कहा कि संज्ञान का मतलब क्या होता है, जुडिशियल नोटिस। क्या कहा कि जुडिशियल नोटिस, देयर इज एनी बेसिस फॉर इनिशियल प्रोसीडिंग और नॉट। क्या है, इसने कहा कोर्ट ने, द कोर्ट हेल्ड दैट, न्यायालय ने यह निर्णय दिया क्या, कि इट इज ए जुडिशियल नोटिस, इट इज ए जुडिशियल नोटिस, जुडिशियल नोटिस, it is a judicial notice that there is any basis that, literally that there is any basis to लिख डालिएगा, टू इनिशिएट प्रोसीडिंग, टू इनिशिएट प्रोसीडिंग। क्या लिखा, द कोर्ट हेल्ड दैट इट इज ए जुडिशियल नोटिस, इट इज जुडिशियल नोटिस दैट देर इज एनी बेसिस टू इनिशिएट प्रोसीडिंग। यानी कि हिंदी में क्या कहा, हिंदी में आप समझेंगे, न्यायालय ने यह कहा, सुप्रीम कोर्ट ने, कि यह एक क्या होता है, एक न्यायिक अवेच्छा होती है, जिसमें न्यायालय ये पता लगाता है कि क्या मामले को प्रारंभ करने के लिए कोई वैध आधार है। अगर वैध आधार है तो इसी को क्या कहते हैं, या वैध आधार नहीं है, इसी बात को पता करना ही कॉन्ग्निजेंस कहलाता है। ठीक है, तो आप लोग समझ में आ रहा है सभी लोगों को। ठीक है, समझने का प्रयास करिए, लिख डालिए, फिर इसको हम आगे बढ़ाते हैं। लिख डालिए सब लोग, अच्छे से पढ़िए सब लोग। फिर उसके बाद आपको बताएंगे, क्या बताएंगे, कि क्या
किन ग्राउंड पर संज्ञान लिया जाता है, कौन मजिस्ट्रेट लेता है, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिए ये बीएनएसएस का सेक्शन 210 आप पढ़ रहे हैं। इसको अब डालिए, एक केस और बता देते हैं। नेक्स्ट केस, नेक्स्ट केस है केस नंबर 2। केस नंबर 2 है नूपुर तलवार वर्सेस सीबीआई दिल्ली। बहुत इंपॉर्टेंट, नूपुर तलवार, नूपुर तलवार वर्सेस सीबीआई दिल्ली। नूपुर तलवार बनाम सीबीआई दिल्ली, ये कब का मामला है? ये कब का मामला है? ये मामला है 2012 सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का मामला है, ठीक है। इसको आप लोग देखिए, इसमें क्या कहा गया? इसमें यही कहा गया, द बेसिक ग्राउंड ऑफ कॉग्निजेंस इज टू डिटरमाइन, the basic ground of cognizance is to determine that there is a prima facie case, there is a prima facie case, there is a prima facie case to to proceed the further or not। मतलब क्या है? मतलब है कि क्या प्रथम दृष्टया मामला बनता है कि नहीं बनता है, अगर बनता है तो उसको बढ़ाया जाए, इसी बात को क्या बोलते हैं? इसी बात को हम कॉग्निजेंस। ये दोनों केस बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ये दोनों केस जो आपने पढ़ा है डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी का और नूपुर तलवार का, क्या इसमें कहा कि जो संज्ञान का मतलब है यह है कि मजिस्ट्रेट ये पता लगाता है कि क्या प्रथम दृष्टया मामला बनता है तो उसको आगे प्रोसीड किया जाए, उसको आगे बढ़ाया जाए, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए किन ग्राउंड पर होता है, थोड़ा देख लेते हैं किन ग्राउंड पर होता है। तो ये भी आपको देखना बहुत जरूरी है, किस ग्राउंड पर होता है, ध्यान दीजिए। आइए, किस ग्राउंड पे होता है? यहाँ पे दिया है, देखिए, ठीक है। देखिए यहाँ दिया नहीं, यहाँ पे क्या दिया है कि पहली बात तो इसमें जान लीजिएगा कि कौन मजिस्ट्रेट संज्ञान लेता है, भी जान लीजिएगा, ठीक है। तो हम बताते हैं। देखिए सबसे पहले क्या दिया है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, कॉग्निजेंस ऑफ एनी मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास स्पेशली empowered in this behalf सबसेक्शन 2 में टेक कॉग्निजेंस। यानी कि संज्ञान कौन लेगा? संज्ञान कौन ले सकता है? तो संज्ञान लेने के लिए दिया गया है कि फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी का न्यायिक मजिस्ट्रेट या सेकेंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट या द्वितीय वर्ग का न्यायिक मजिस्ट्रेट। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि द्वितीय श्रेणी तब ले सकता है जब वो सीजीएम के द्वारा क्या किया गया हो, एम्पावर्ड किया गया हो, सीजीएम के द्वारा क्या किया गया हो, सशक्त किया गया हो। तो ये आपको जानना जरूरी है। अगर आप यहाँ से पूछता है, देखिए, यानी कि पुराने सीआरपीसी और नए बीएनएसएस में इस आधार पे कोई भी डिफरेंस नहीं है। क्यों डिफरेंस नहीं है? क्योंकि क्योंकि
पहले में भी वही दिया है, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, और दूसरे में भी सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट दिया है। तो ऐसी कंडीशन में, लेकिन सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट के लिए क्या जरूरी है? सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट जरूरी है कि वो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा क्या किया गया हो, इम्पावर्ड किया गया हो। द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट के द्वारा मजिस्ट्रेट जो है वो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा सशक्त किया गया हो, तभी संज्ञान ले सकता है। यानी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के लिए कोई शर्त नहीं है, सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट के लिए शर्त लगाई गई है कि जब तक वो संज्ञान तब तक नहीं ले सकता है जब तक उसे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट यानी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा सशक्त ना किया गया। तो पूछता है कौन संज्ञान लेगा, तो ये आप दोनों को इसको आपको याद रखना, लिख डालिएगा, इसमें लिख डालिएगा कि संज्ञान कौन लेगा। ठीक है, अब आपने देखा कि किन मामलों पर आपने क्वेश्चन क्या देखा था, याद है आप लोगों को? आपको क्वेश्चन यही तो देखा था कि व्हाट आर ग्राउंड्स व्हेन मजिस्ट्रेट कैन टेक कॉग्निजेंस। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें अब क्या ग्राउंड देखिए है। तो नियमतः ग्राउंड देखिए 3 है, 3 ग्राउंड होता है। ठीक है, कौन कौन सा ग्राउंड है देखिए, दिया है क्या कि अपॉन रिसीविंग कंप्लेंट, ध्यान दीजिएगा यहाँ समझिए पहले। अपॉन रिसीविंग कंप्लेंट मतलब किसी परिवाद पर, सबसे पहला ग्राउंड क्या होगा, लिखेंगे ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स मजिस्ट्रेट कैन टेक कॉग्निजेंस, यानी निम्नलिखित आधार पर मजिस्ट्रेट संज्ञान ले सकता है। कैसे ले सकता है? तो देखिए पहला आ गया कि परिवाद प्राप्त होने पर, ऑन रिसीविंग कंप्लेंट। ठीक है, 60 नोट करिए। फिर अगला देखिए, फिर अपॉन ए पुलिस रिपोर्ट, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आएगा पहले में कि यहाँ पे दिया अपॉन पुलिस रिपोर्ट, लेकिन एक शर्त रखी गई है क्या कि ये पुलिस रिपोर्ट क्या हो सकती है, सबमिटेड इन एनी मोड इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक, यानी अगर इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी कोई भी पुलिस रिपोर्ट सबमिट की गई मजिस्ट्रेट को, तो मजिस्ट्रेट उस पर कॉग्निजेंस यानी संज्ञान ले सकता है। पहला पॉइंट क्या, ऑन रिसीविंग पुलिस रिपोर्ट, कैसे, of fact including any complaint filed by a person authorized under any special law or his constitution, यानी कि परिवाद चाहिए, दूसरा पुलिस रिपोर्ट चाहिए, और तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है वह क्या है, देखिए ध्यान से, वो क्या है, वह है अपॉन इंफॉर्मेशन और रिसीव्ड फ्रॉम एनी पर्सन, कौन, अदर देन पुलिस ऑफिसर, upon his own knowledge that such offense has been committed। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आते हैं थोड़ा, आपको यहाँ पे ध्यान से समझिए। देखिए ये इसको जानना बहुत जरूरी है। क्या क्या जानना जरूरी है, आप देखिए यहाँ पे, यही तो क्वेश्चन था आप लोगों को, देखिए क्वेश्चन यही तो था। ठीक है, देखिए आपने क्या लिख दिया, किस ग्राउंड पर, पहला ग्राउंड आपने लिखा कि, पहला ग्राउंड लिखा कि कंप्लेंट पर, चलो ये कंप्लेंट पे हो गया, लिख डालिएगा इसको आप लोग कंप्लेंट पर। दूसरा क्या लिखा आपने, दूसरा लिखा आपने कि पुलिस रिपोर्ट पर, ऑन रिसीविंग पुलिस रिपोर्ट। ये अलग बात है कि ऐसी पुलिस रिपोर्ट कैसे सबमिट की गई हो, किसी इलेक्ट्रॉनिक मोड के द्वारा सबमिट की गई हो। ठीक है, और तीसरा है ऑन हिज ओन डिस्क्रिएशन, ऑन हिज ओन नॉलेज और डिस्क्रिएशन, इसे क्या बोलते हैं, सुमोटो बोलते हैं। यानी कि स्वतः संज्ञान, स्वतः संज्ञान, ध्यान दीजिएगा इसी को क्या बोलते हैं आप जानते हैं, इसमें दिया है ना कि इंफॉर्मेशन ऑफ एनी पर्सन अदर देन पुलिस, यानी जो इंफॉर्मेशन होगी वो कोई व्यक्ति दे सकता है लेकिन वो पुलिस अधिकारी नहीं होगा। तो इसमें मजिस्ट्रेट क्या करता है, सुमोटो भी ले लेता है और नॉलेज होने के बाद ले लेता है अपने ओन डिस्क्रिएशन पर, इसी को स्वतः संज्ञान बोलते हैं। तो बेसिकली
3 प्रकार से संज्ञान लिया जाता है, इसको आपको लिखना है, लिख डालिए नोट्स में अपने बना करके लिख डालिए अच्छे से, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे क्या बढ़ना है, ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन आपका यही था पहला, ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद इसमें और कुछ ज्यादा, इसमें और कुछ नहीं लिखना है, ठीक है, ध्यान दिया। हाँ, इसमें एक और लिखना है 190, आप देखेंगे यहाँ पे आ जाएगा 191 नहीं बल्कि आपका 211 211, देखिए आइए देखते क्या है। देखेंगे ध्यान से आप। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिए आप लोग, इसको इसको अच्छे से आपको समझना है। देखिए क्या कहना चाहते हैं, क्या, अब मान लीजिए आपने समझ लिया कि 3 तरीके से संज्ञान लिया जाता है, लेकिन अगर मजिस्ट्रेट ने कॉन्ग्निजेंस तीसरे ग्राउंड पर लिया, और तीसरा ग्राउंड क्या है पता है आप लोग, जब बताइए तीसरे ग्राउंड क्या है, व्हाट इज द थर्ड ग्राउंड व्हेन मजिस्ट्रेट कैन टेक कॉग्निजेंस, बताइए तीसरा ग्राउंड क्या है आप लोग, बताइए क्या तीसरा ग्राउंड है। आप लोगों को याद नहीं आ रहा लग रहा, तीसरा ग्राउंड ध्यान दीजिएगा, तीसरा ग्राउंड है सुमोटो यानी स्वतः संज्ञान। लेकिन प्रश्न है, अगर स्वतः संज्ञान मजिस्ट्रेट ने ले लिया, यस हाँ ठीक है, सुमोटो, वेरी गुड, अगर सुमोटो कोर्ट ने ले लिया मजिस्ट्रेट ने, तो उसको एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट होती है, अगर किसी मजिस्ट्रेट ने किसी पर्सन के अगेंस्ट सुमोटो लिया है तो उसको 211 की प्रोसीडिंग सेक्शन, ध्यान दीजिए आप, देखिए यहाँ पे क्या दिया है, सेक्शन 200, ये सेक्शन जो 200 दिया है, समझ रहे हैं आप लोग, इसकी प्रोसीडिंग क्या, देखिए कि व्हेन मजिस्ट्रेट हैज टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस अंडर द क्लास सी ऑफ द सबसेक्शन 1, यानी कि सुमोटो, यानी कि स्वतः संज्ञान लेता है, तो accused shall before any evidence is taken be informed that he is entitled to have the case inquired into the tried by another magistrate, and if the accused of any of the accused, if there is be more than one, objects further proceeding before the magistrate taking cognizance shall be transferred to the such magistrate as may be specified by the CGM। ध्यान दीजिएगा, इसको एक लाइन समझिए कि अगर मान लीजिए किसी मजिस्ट्रेट ने सुमोटो पर यानी स्वतः संज्ञान लिया है किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, तो क्या कहेगा, उस व्यक्ति को बताएगा कि आप चाहिए तो अपने मामले को किसी अन्य न्यायालय में अंतरण करा सकते हैं, ट्रांसफर करा सकते हैं, और ट्रांसफर कौन करेगा, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट यानी कि CJM उसका ट्रांसफर करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब प्रश्न है कि अगर मान लीजिए मजिस्ट्रेट ने ये प्रोसीडिंग नहीं किया, सुमोटो ले लिया, सुमोटो उसने ले लिया, लेकिन उसने 211 की प्रोसीडिंग फुलफिल नहीं की, तो ऐसी कंडीशन में उसका क्या प्रभाव होगा, उसका क्या इफेक्ट होगा, कौन बताएगा, ठीक है, कौन बताता है उसका क्या प्रभाव होगा, बताइए आप लोग, देखें कौन बताता है, अगर आप सही बताते हैं तो ये माना जाएगा, ठीक है। अभी अभी किसी का आंसर आया नहीं है, किसी ने आंसर नहीं दिया कि अगर मजिस्ट्रेट ने 211 की प्रोसीडिंग का पालन नहीं किया है तो ऐसी कंडीशन में उसका क्या प्रभाव होगा, बताइए आप लोग, बताइए जल्दी से। हाँ यस, इट विसिएट प्रोसीडिंग, ठीक है, वेरी गुड, लेकिन समझिए यहाँ पे, वेरी गुड, अब यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ध्यान समझिए, सही बता रहे हैं। अब ये जानता है, अब यहाँ पे आप देखेंगे अगर ये
ट्रांसफर नहीं करता है, उस पर्सन को नहीं बताता है, तो एक सेक्शन है बीएनएसएस का, आपने पढ़ा है 507, बहुत इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिए। ये कहता है सेक्शन 507 धारा 507 क्या कहती है, अगर मजिस्ट्रेट ने स्वतः संज्ञान लिया है, सेक्शन 210 के क्लास सी पर लिया है, और तो ऐसी कंडीशन में अगर वो मजिस्ट्रेट संज्ञान लेने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं है, अथराइज नहीं है, तो उसके द्वारा लिया गया संज्ञान क्या हो जाएगा, विसिएट हो जाएगा। ये पूरी प्रोसीडिंग ही विसिएट हो जाएगी, यानी कि ये पूरी प्रोसीडिंग क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये पूछता है, ये एग्जाम में पूछा भी जाता है, इसको आप लोग तैयार कर डालिए, ठीक है। ये पूरी पूरी प्रोसीडिंग क्या होगी, शून्य हो जाएगी, ठीक है। प्रोसीडिंग विल विसिएट, ठीक है, क्या हो जाएगी, विसिएट हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ देख लीजिएगा, ये पूरी प्रोसीडिंग क्या हो जाएगी, विसिएट हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, शून्य हो जाएगी। तो कभी ये प्रश्न पूछता भी है कि एक मजिस्ट्रेट ने सुमोटो लिया, और उसने जो है एक्यूज के खिलाफ सुमोटो ले लिया, और उसने उस 211 के तहत ट्रांसफर के लिए उसको व्यक्ति को नहीं बताया, और उस पर वो कोई प्रोसीडिंग स्टार्ट कर देता है, तो ऐसा ऐसा मामला 507 के तहत शून्य यानी विसिएट हो जाएगा। ये करीब 10 मार्क्स का, ये 10 मार्क्स का एक प्रश्न यहाँ पे मेंस में पूछा जा सकता है, 10 मार्क्स का। आप तैयार कर लीजिए, आप मेंस के क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। और ध्यान दीजिए, अगर आप मेंस के क्वेश्चन को नहीं पकड़ पाएंगे तो एग्जाम में सही तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप लोग इसको सॉल्व करिए, ठीक से। आइए, अब उसके बाद कौन सा क्वेश्चन था, याद आप लोगों को आ रहा है, क्या क्वेश्चन था, बताइए। किसी को क्वेश्चन याद है, किसी को क्वेश्चन नहीं याद है, चलिए, नहीं याद है तो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि हमारे पास एक बहुत अच्छा तरीका है। क्या, आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने ये रहा, क्या है, कैन ए सेशन जज टेक डायरेक्टली कॉग्निजेंस, क्या एक सत्र न्यायाधीश सीधे संज्ञान ले सकता है, पहली बात। तो आपको देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, और इसके क्या एक्सेप्शन, एक्सेप्शन भी पूछ रहा है, अगर सीधा संज्ञान कब, जनरली एक सेशन जज सीधे संज्ञान नहीं ले सकता है। इसको आप क्वेश्चन को दो तरीके से बना सकते हैं, ऐसा नहीं, आप जैसे आप देखिए, आपको ये क्वेश्चन आपने बना ही लिया, इस क्वेश्चन को आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको दो तरीके से बना सकते हैं, इसकी जगह पे जैसे आपने तो लिख ही लिया है, लेकिन इसको हम थोड़ा इस तरीके बता देते हैं ताकि और आपको एक क्वेश्चन आसान हो जाए। कैसे, देखिए, आप लिख सकते हैं, क्या ए ये सेशन जज, ज्यादा इसका वो हो गया क्या, आप लोगों को दिख रहा है, साहब नहीं दिख रहा है, ज्यादा हो जाए थोड़ा सा उसको बढ़ा दिया जाए, नहीं तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो फिर आप लोग कहेंगे ये सेशन जज, जज कैन नॉट टेक कॉग्निजेंस, ध्यान दीजिएगा, कैंट टेक, कैन नॉट टेक कॉग्निजेंस, कॉग्निजेंस, एक सत्र न्यायाधीश, एक सत्र न्यायालय, एक सत्र न्यायाधीश किसी मामले का सीधा संज्ञान नहीं कर सकता, कैन नॉट टेक कॉग्निजेंस डायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्टली। इसको लिख सकते हैं, व्हाट आर इट्स एक्सेप्शन, व्हाट आर इट्स एक्सेप्शन, ठीक है।
यही प्रश्न है। अब इसके क्या अपवाद है? अपवाद है, जाहिर सी बात है। अब इसके अपवाद आपको समझना है, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ रहा है? आराम से पढ़िए, कोई घबराने की बात नहीं है, दोनों मोड में आपको पढ़ना है। सभी लोग समझ में आ रहा है? काफी लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, समझ में आ रहा है तो आलू यस बोलिए सभी लोग। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप यस बोल सकते हैं। अभी अलग बात है, इस क्लास में आलू ज़्यादा बात नहीं कर पाएंगे, ज़्यादा बात हो नहीं पाएगी, लेकिन फिर भी मैसेज के थ्रू आप लोग अपनी बात को बोल सकते हैं, ठीक है। यस, काफ़ी लोग क्लास अच्छे ले रहे हैं, ध्यान दीजिए। अब देखिए यहाँ पे समझिए, बहुत अच्छा है ये, समझिए इस चीज़ को। क्या एक सत्र न्यायाधीश सीधा संज्ञान नहीं ले सकता है? इसके क्या अपवाद है? तो पहला अपवाद आपको समझना है। इसका पहला अपवाद कहाँ पे है? देखिए, तो इसमें दिया है, आप पढ़ेंगे, आ जाइए इसमें थोड़ा सा फिर बताते हैं आपको। यहाँ पे आ जाइए, कहाँ पे आप इसमें कहाँ पे पढ़ेंगे पता है? ये अपवाद कहाँ पे दिया है? आइए देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए क्या दिया है, ये 213 में दिया है। क्या दिया है? देखिए, दिया है कि एक्सेप्ट as otherwise specially provided by this संहिता or by any other law, the time being in force, no court of session shall take cognizance of any offence as a court of original jurisdiction unless he has been committed to it by a magistrate under this संहिता। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। मतलब क्या है? कोई भी सेशन जज किसी मामले का संज्ञान तब लेता है जब उसे मामला सुपुर्दगी की जाती है, कमिट किया जाता है, किसके द्वारा? मजिस्ट्रेट के द्वारा, नहीं तो नहीं करता है। तो यहाँ पे दिया सबसे पहले कि इसके दो, पहला अपवाद इसमें क्या दिया देखिए, पहला कि इस संहिता के द्वारा, इस संहिता के द्वारा यानी बीएनएसएस के द्वारा, या किसी अदर लॉ के द्वारा, किसी अदर लॉ के द्वारा, किसी अदर लॉ के द्वारा, जब तक इस बात का प्रोविजन ना बनाया गया हो तो कोर्ट ऑफ सेशन डायरेक्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगा। अब सीआरपीसी में प्रश्न है, अब यहाँ पे आ जाइए, ठीक है। इसको फिर आगे आते हैं, कहाँ पे आगे आएंगे? अब प्रश्न है, ठीक है, प्रश्न आपका है अब इसको कैसे हम आगे लिखेंगे, ठीक है। इसका नोट यहाँ से खुलेगा मेरे ख्याल से, यहाँ से, हाँ ठीक है, ध्यान दीजिए। अब देखिए, इसका सबसे पहला क्या है, आप देखेंगे कि सेक्शन क्या दिया है, आप देखिए, आगे आ जाइए, थोड़ा सा देख लेंगे तो समझ में आएगा, क्योंकि आप पुराने सेक्शन 222 बहुत इंपॉर्टेंट, सेक्शन 222 धारा 222 क्या है? जो सीआरपीसी की धारा 199 है, ध्यान दीजिए। तो जरा 222 पे आ जाइए सभी लोग, 222 पे आ जाइए, मेरे ओपन कर लीजिए। आप लोग थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। हम्म, ठीक है। सेक्शन 222 का दूसरा क्लास, जैसे कि 199 में दूसरा क्लास था, इसी के तहत आप देखेंगे तो कुछ मामले होते हैं जहां पे सेशन जज को डायरेक्ट कॉग्निजेंस लेने की पावर दी गई है, डायरेक्ट कॉग्निजेंस लेने की पावर दी गई। मतलब इसका पहला अपवाद क्या है कि संहिता में, यानी संहिता में यानी बीएनएसएस में कहाँ बताया गया है?
बीएनएसएस के सेक्शन 222 में क्या बताया गया है कि यहाँ पे सेशन जज जो वह सीधा संज्ञान ले सकता है। कैसे ले सकता है, आई देखिए यहाँ पे दिया हुआ कैसे ले सकता है। यहाँ थोड़ा आप देखिए, बेरट देख लीजिए आप लोग, देखिए 222 पे आ जाइए। इसको आपको समझना, ये पहला अपवाद है, ये फर्स्ट एक्सेप्शन है 222 222। दो सौ बीस अब 222 आ गया। देखिए ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या यहाँ पे देखिए क्या कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे दिया है, अगर कोई मामला कैसा है, अगर कोई मामला इस संहिता के अंतर्गत, देखिए क्या दिया है, एलिज टू हैव बीन कमिटेड अगेंस्ट पर्सन हु इज द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ, क्या है, प्रेसिडेंट। अगर कोई व्यक्ति प्रेसिडेंट है यानी भारत का राष्ट्रपति है, भारत का राष्ट्रपति है पहली बात। दूसरा क्या है, कब, अपराध करते समय। वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है यानी कि उपराष्ट्रपति है, ठीक है। उसके साथ साथ किसी स्टेट का गवर्नर है, राज्यपाल है, या किसी यूटी का प्रशासक है, ठीक है, मिनिस्टर ऑफ यूनियन, केंद्र का मंत्री है, संघ का मंत्री है, तो या कोई पब्लिक सर्वेंट एम्प्लॉयड इन द कनेक्शन ऑफ अफेयर्स। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, कोर्ट ऑफ सेशन, देखिए कोर्ट ऑफ सेशन टेक कॉग्निजेंस, सीधा ले लेगा। कब ले लेगा, बाई ए कंप्लेंट इन द राइटिंग मेड बाई द पीपी, यानी कि क्या करेगा, अगर पीपी क्या करेगा, रिटन कंप्लेंट करेगा, रिटन कंप्लेंट करेगा, तो कोर्ट ऑफ सेशन को सीधा संज्ञान लेने की पावर है। बात समझ आ गई। आपने उसमें क्या पढ़ा, किस सेक्शन में बताइए, जिसमें दिया कि सीधा पावर, सीधा पावर नहीं है संज्ञान लेने की, अभी आपने देखा था, कौन सेक्शन था, बीएनएसएस का 213 था ना, कि आपने देखा कि इसमें सीधा संज्ञान नहीं ले सकता, लेकिन अपवाद दिया है अगर संहिता में दिया गया है। तो संहिता में कहाँ दिया गया है, आपने देखा 222 के दूसरे क्लास दिया गया है, अगर कोई मामला प्रेसिडेंट के अगेंस्ट आता है, और ऐसा प्रेसिडेंट क्या है, ध्यान दीजिए, ये ऐसा अपराध करते समय वो प्रेसिडेंट है या वाइस प्रेसिडेंट है, किसी स्टेट का गवर्नर है, राज्यपाल है, या किसी भी यूटी यानी संघ शासित राज्य का प्रशासक, एडमिनिस्ट्रेटर है, या फिर वो संघ का मंत्री है, तो ऐसी कंडीशन में कोर्ट ऑफ सेशन उसका संज्ञान ले सकता है, तब जब पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या करता है, एक रिटन में कंप्लेंट करता है, तो वो संज्ञान ले सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो पहला ही हो गया। और इसका जो दूसरा अपवाद, दूसरा एक्सेप्शन है, ध्यान दीजिएगा, दूसरा एक्सेप्शन क्या है जरा बताइए आप लोग। तो सेक्शन सीआरपीसी में बता दे रहा हूं, इसका जानिए, सेक्शन 319 और सेक्शन 319 बीएनएसएस का कौन, आप बताइए जरा, आप लोग बताइए, देखें आप लोग कितने विद्वान हैं, कैसी तैयारी कर रहे हैं, बताइए 319 क्या है। 319 देखें, बताइए जरा। 319, कोई आंसर नहीं दे पा रहा है। यस, किसने, रेनू चौधरी ने आंसर दिया। 358, वेरी गुड, 358 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए 358 पे आते हैं, और 358 से ही हमारा तीसरा क्वेश्चन कवर होगा, जो क्या कहता है, क्या, वंस कॉन्ग्रिजेंस ऑलवेज कॉन्ग्रिजेंस। तो 319 आप लिखेंगे, इसका दूसरा आंसर क्या लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे आप, आ जाइए थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे अभी आप लिखा था आपने ना, तो इसका पहला क्या हो जाएगा, आपने लिखा 222 का वो क्लास हो गया। इसका दूसरा पॉइंट लिखेंगे, सेक्शन
358 यही हुआ, ठीक है। 358 क्या है, तो वहां पर भी 358 के तहत अगर कोई मामला चल रहा है, संज्ञान लिया जा चुका है, ठीक है, कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा, और बाद में कुछ ऐसे एविडेंस प्रोड्यूस होते हैं जिसमें कोर्ट को ऐसा लगता है एक व्यक्ति ऐसा है, एक पर्सन ऐसा है जिसका नाम तो FIR में नहीं है, ही इज नॉट नेम्ड इन FIR, लेकिन प्राइमा फेसाई मामला बनता है, तो उसको सीधा उसका क्या कर सकता है, उस मामले का उसका विचारण में नाम आ सकता है। जरूरत नहीं है उसको फिर एक बार उसके कॉग्निजेंस लेने का, क्योंकि हमेशा है कि वंस कॉग्निजेंस ऑलवेज कॉग्निजेंस, एक बार संज्ञान लिया गया है तो दूसरे अभियुक्त को जोड़ने के लिए भी संज्ञान मान लिया जाएगा। तो सेकंड एक्सेप्शन इज दैट सेक्शन 358 धारा 358 BNSS की जो कहती है कि 358 की प्रक्रिया में सत्र न्यायाधीश किसी भी मामले का सीधे संज्ञान ले सकता है अगर उसे जांच या विचारण में इस बात का पता चलता है, क्या पता चलता है, एक व्यक्ति ऐसा है जिसका नाम क्या है, प्रथम सूचना रिपोर्ट में दर्ज नहीं किया गया है, फिर भी वो उसके खिलाफ क्या आधार अगर लगता है साक्ष्य से कि प्राइमा फेसाई मामला बनता है तो उसके खिलाफ जो है वो लिया जा सकता है। ठीक है, ठीक है, तो ये क्लास आप लोग इसको ध्यान से लीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर आप ये लिख लिया। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट ये है कि आपने पढ़ा ना कि किसी अन्य लॉ के द्वारा, तो तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे क्या कि एनी अदर लॉ, अगर एनी अदर लॉ में कोई ऐसा प्रावधान अन्य विधि में अगर प्रावधान बनाया गया है, क्या बनाया गया है कि अगर कोई भी सत्र न्यायाधीश सेशन कोर्ट किसी भी मामले का सीधा संज्ञान ले सकता है, तो अदर लॉ में आपको बता देते, देखिए अदर लॉ में क्या क्या है। अदर लॉ में कहाँ कौन सा है, आपने पहला पढ़ा SC/ST एक्ट, SC/ST एक्ट के तहत कोर्ट ऑफ सेशन जो विशेष न्यायालय होता है, स्पेशल कोर्ट एंड एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट क्या कर सकता है, सीधा संज्ञान। अब लिखेंगे इसको सेकंड पॉइंट, पॉक्सो कोड के तहत, पॉक्सो एक्ट के तहत, इसके तहत भी ले सकता है। तीसरा है PC एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, इसके तहत भी मजिस्ट्रेट संज्ञान अरे न्यायालय ले सकता है, और उसके साथ NDPS। ये क्या है, ये एनी अदर लॉ में आते हैं, लिख डालिएगा। एनी अदर लॉ में क्या है, SC/ST एक्ट के तहत कोर्ट ऑफ सेशन को सीधे पावर दी गई है। कोर्ट ऑफ सेशन का मतलब होता है स्पेशल कोर्ट या फिर एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट। सीधा है पॉक्सो के तहत भी जो स्पेशल कोर्ट होता है उसको भी सीधे संज्ञान पावर दी गई है। वहाँ पे मजिस्ट्रेट के कमिटल करने की जरूरत नहीं है, मजिस्ट्रेट को मामले की सुपुर्दगी की कोई जरूरत नहीं है। और उसके साथ साथ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट यानी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत भी सेशन न्यायालय को सीधा पावर दी गई है जो न्यायालय होता है। और NDPS के तहत यानी कि नारकोटिक ड्रग्स साइट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के तहत भी, मादक द्रव्य निषेध अधिनियम के तहत भी विशेष न्यायालय को सीधा संज्ञान लेने की पावर है। तो ये बात आपको समझ में आया कि नहीं आया, कितने लोगों को समझ में आ रहा है? ठीक है, वेरी गुड। सबको समझ में आ रहा है ना कि नहीं समझ में आ रहा, बताया करिए भाई, बहुत जरूरी बताया करिए। ये आप, हाँ वेरी नाइस, आप लोग बता रहे हैं, क्लास में अच्छा लग रहा है आप लोगों को। अब आप लोग थोड़ा सा अपनी जवाब नहीं दे पा रहे हैं, सभी लोग क्लास अच्छा लग रहा है, वेरी गुड। आप लोग एक बार क्लास लेने के बाद उस व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज जरूर कर दीजिएगा अटेंडेंस के लिए, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करिए, दोनों BNSS में और छत्तीसगढ़ वाले मैसेज डाल दीजिएगा S करके बाद में, क्लास के बाद, ठीक है। हाँ चलिए, अब इसके बाद अब आपको देखिए क्या है, तो ये आपको पूरा समझ में आ गया। 3 प्रश्न था यहाँ पे, तीनों प्रश्न का
मेंस के लिए आंसर ऐसे। अब आप देखिए, चूंकि तीसरा प्रश्न क्या था, थोड़ा एक बार और समझ लीजिए, आप देखेंगे तीसरे प्रश्न का आंसर, अब देखिए ये हमने बता दिया ना। अब यही तीसरा प्रश्न आपका था, ध्यान दीजिए, यही तो था, आप देखेंगे इसको लिखेंगे कैसे। वंस कॉग्निजेंस इज ऑलवेज कॉग्निजेंस, यानी कि एक बार संज्ञान सदैव संज्ञान, एक बार संज्ञान संज्ञान सदैव संज्ञान। ठीक है। अब ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसको मेंस में कैसे लिखेंगे, क्योंकि आपको पता है अक्सर मेंस में क्वेश्चन आता है इस तरीके से, प्रश्न आते हैं एग्जाम में ना, तो आप सोचेंगे किस सेक्शन से पूछा गया है, ये तो मुझे पढ़ाया ही नहीं गया है। तो इसको थोड़ा लिख लीजिए, आप लोग इसको लिखवा दे रहे हैं, क्या आप लोग लिखना चाहते हैं नहीं लिखना चाहते हैं, एक बार बताया करिए, ठीक है, ताकि मैं आपको लिखवाऊँ। दूसरी चीज है, आपको इसके पहले एक प्रश्न का भी जवाब देना पड़ेगा, ऑलरेडी हैं तब इसको लिखवाएंगे। अगर आप एक प्रश्न का जवाब देंगे तो ही आपको क्वेश्चन लिखवाया जाएगा। कितने लोग प्रश्न का जवाब देना चाहते हैं? वेरी नाइस, यस सर, नो सर, वेरी वेल सर। आपने पता है ना, एक कहानी मैं आपको बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग लॉ के छात्र हैं, क्योंकि आप लोग अक्सर रील में देखते होंगे, तो यहाँ पे रील नहीं है, ये आपको समझना है क्या है कि एक अंग्रेज था और उसका कुत्ता खो गया, गायब हो गया, और गांव में गांव में एक ही व्यक्ति था पूरे गांव में जो इंग्लिश जानता था, बाकी कोई गांव में इंग्लिश नहीं जानता था। अब वो अंग्रेज गया गांव में, और गांव जैसे गए अंग्रेज, गांव वाले इकट्ठा होकर घेर लिए, भाई फिरंगी आया, जाहिर सी बात है, घेर लिए। उसने पूछा, डू यू नो माई डॉग, क्या तुम मेरे कुत्ते, तो अब यहाँ चूंकि कोई समझ ही नहीं पाता था, तो पूरे गांव वाले भागे भागे गए उसको बुलाने के लिए। किसको? जो एकमात्र गांव का व्यक्ति अंग्रेजी जानता था, उसको बुलाया, आओ एक फिरंगी आया, कुछ पूछ रहा है, हम लोग समझ नहीं पा रहे, आया। तो उसे पूछा अंग्रेज ने कि डू यू नो माई डॉग, उसने कहा यस सर। उसने कहा गिव माई डॉग, उसने कहा नो सर। उसने कहा यू विल बी हैंग्ड, तुम्हें फांसी मिल जाएगी। उसने कहा वेरी वेल सर। मतलब 3 प्रकार का ज्ञान, अधकचरा नॉलेज नहीं होना चाहिए। इसीलिए तैयारी जो आप लोग कर रहे हैं बहुत डीप और अच्छी तैयारी करिए, ये आपके लिए फायदेमंद होगा। ठीक है, तो इसको बता देते हैं। इसके पहले क्वेश्चन आपके लिए इस प्रकार है, क्या क्वेश्चन है कि वंस मॉर्गेज ऑलवेज मॉर्गेज, एक बार बंधक सदैव बंधक, ये टीपीए के किस सेक्शन में दिया गया है? देखें, सबसे पहले कौन जवाब देता है? वंस मॉर्गेज ऑलवेज मॉर्गेज, ठीक है, कौन जवाब देता है? किसी का भी जवाब नहीं आ पा रहा है। सेक्शन 60, वाह भाई, वेरी नाइस, जवाब तो आ रहा आप लोगों का। ठीक है, धारा 60, टीपीए की धारा 60 कहती है कि एक बार बंधक सदैव बंधक, वेरी गुड, एक बार बंधक सदैव बंधक। और किसी ने 61 ना, 61 नहीं 60 है, ध्यान दीजिए 60 है, ठीक है, टीपीए 60 है। अब आइए कुछ लिखवा दे, अब ये प्रश्न आ जाइए, लिख डालिए, एक बार संज्ञान सदैव संज्ञान, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको कैसे लिखना है, तो सबसे बड़ी चीज आपको लिखना है, इस पर एक बहुत लैंडमार्क केस बताता हूँ, लैंडमार्क केस जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको थोड़ा सा आप उसको लिख लीजिए ध्यान से। केस का नाम है, और ये कहाँ पे किस सेक्शन पर ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 358, ध्यान दीजिएगा, ये बीएनएसएस का है, सीआरपीसी का 319 था, कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि इस केस का नाम है क्या, हरदीप सिंह, हरदीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, स्टेट ऑफ पंजाब।
और AIR 2014 का है सुप्रीम कोर्ट। यानी हरदीप सिंह वर्सेस बनाम पंजाब राज्य 2014 सुप्रीम कोर्ट लैंडमार्क केस है। ध्यान दीजिए, इसको अच्छे से पढ़िए। ये एग्जाम में मेंस में कई बार एसजीएस में पूछा गया है, जुडिशरी में भी पूछा जाएगा और पूछा गया है, और एपीओ में भी। अगर इस केस को आप लिखेंगे तो 100% आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का एक जो संवैधानिक पीठ का मामला है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का मामला है, इसलिए इसको जानना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको आप जानिएगा। लेकिन सबसे पहले आपको यहाँ समझना है, क्या समझना है, इसको समझना आपको ये है क्या कि एक बार संज्ञान सजो संज्ञान, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे सेक्शन 358, आइए देखिए थोड़ा पढ़ लेते हैं सेक्शन 358, तब आपको ज़्यादा मजा आएगा। आ जाइए 358 पे आ जाइए आप लोग। क्या है देखिए 358, देखिए क्या कहता है, जल्दी से पढ़िए क्योंकि बहुत स्पीड से आपको पढ़ना है। 358 आया, ये तो बहुत लंबा चल रहा है, सर्च करना पड़ेगा लग रहा है। क्या सर्च करना पड़ेगा? कितना स्पीड से भगाया जाए बताइए, अभी आ ही नहीं रहा, देख रहे हैं। अब यहाँ से भी बढ़ाया जा सकता है, आप लोग पता नहीं, आप लोग टेक्निक तो थोड़ा जाना करिए, सारी टेक्निक हम ही जानेंगे है। देखिए यहाँ से क्या है, अगर जैसे ऐसे करेंगे बहुत तेज बढ़ जाएगा। देख रहे हैं कहाँ तक आ गया, अब आ गया। अब ज़्यादा नहीं बढ़ाना है, नहीं तो आप लोग घबरा जाएंगे। 358 देखिए आ गया आपका मनचाहा सेक्शन 358 आ गया। अब देखिए 358 पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या कहता है कि वेयर द कोर्स ऑफ, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्या, कि वेयर द कोर्स ऑफ एनी इंक्वायरी इनटू द ट्रायल ऑफ एन ऑफेंस इट अपीयर्स फ्रॉम द एविडेंस दैट any person not being the accused has committed any offense for which such a person would be tried together with the accused, the court may proceed against such person for offense which he appears to have। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है कि जहाँ पे न्यायालय किसी इंक्वायरी या ट्रायल में, अगर कोई इंक्वायरी है या कोई ट्रायल ऐसा है और ऐसा पता चलता, देखिए इट अपीयर्स फ्रॉम द एविडेंस, ऐसा नहीं एविडेंस से पता चलता हो, एविडेंस दिया गया हो, ध्यान दीजिएगा, इट अपीयर्स फ्रॉम द एविडेंस, यानी कि साक्ष्य से, जो साक्ष्य दिया जाता है उससे यह पता चलता हो क्या, एक व्यक्ति ऐसा है जिसके द्वारा अपराध किया गया है, लेकिन उसका तो संज्ञान नहीं किया गया, कॉग्निस नहीं किया गया है, तो कोर्ट उसका सीधा संज्ञान ले सकता है। क्यों ले सकता है, क्योंकि हरदीप सिंह के मामले में यही कहा गया है क्या, कि जो न्यायालय में एविडेंस प्रोड्यूस किया गया हो, नोट कर लीजिएगा, इस पर 4 से 5 बार में पूछा गया है, उसमें कहा गया है कि जो न्यायालय में, जो कोर्ट में क्या किया गया है, कोर्ट में जो साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है, जो एविडेंस प्रस्तुत किया गया हो, वह प्रथम दृष्टया, वो प्राइमा फेसाई क्या हो, स्ट्रांग हो। द एविडेंस which has been produced before the court either inquiry or in the trial that makes the prima facie that is strong, और उसमें प्राइमा फेसाई ग्राउंड बनता है, तब ऐसी कंडीशन में, तब ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, तब ऐसी कंडीशन में हम सीधा संज्ञान ले सकते हैं। इसी बात को हरदीप सिंह के केस में क्या है कहा गया है, इसको याद कर लीजिएगा। इसमें क्या कहा गया है कि जब न्यायालय में जो साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हों वो प्रथम दृष्टया इतनी स्ट्रांग हो, जिसमें एक व्यक्ति ऐसा है जिसके खिलाफ लगता है मामला बनता है, भले ही उसका मामला संज्ञान रूप में न लिया गया है, तो न्यायालय सीधा संज्ञान ले सकता। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप उसको लिख डालिएगा। हरदीप सिंह का केस अगर नहीं लिखेंगे तो मान के चलिए नंबर नहीं मिलने वाला, क्योंकि इस पर बहुत ढेर सारे लेटेस्ट केस ला हैं, बट इस केस की वैल्यू कुछ अलग ही है, इसको, इस बात को आपको जानना है, ठीक है।
तो चलिए ये आपका पूरा हो गया क्वेश्चंस। अब उसके बाद एक क्वेश्चन आपको और बताना है, उसको जवाब देना है, उसके बाद ये क्लास अब बंद होने जा रही है। ठीक है, एक क्वेश्चन और बताइए आप लोग। अगर आपको लिखना है तो लिख डालिए, लिखिए, इसको लिख डालिए। देखिए, एक बार संज्ञान सदैव संज्ञान का मतलब है वंस कॉन्ग्रुएंस ऑलवेज कॉन्ग्रुएंस मीन्स once congruence always congruence means देखिए once congruence always congruence means, इसको आपको लिखवा देते हैं ताकि आपको आराम हो जाए लिखने का। ठीक है, मीन्स इफ ए पर्सन, लिखिए, इफ ए पर्सन who has not been involved in the case but who has not been involved in the case but after the any stage of inquiry or trial, there is the strong evidence against such person, there is a strong evidence against such person, the court can take directly congruence under section 358 अब हिंदी में आपको बता देते हैं। हाँ, हिंदी में ध्यान दीजिए, हिंदी में समझ लीजिए। हिंदी में क्या है कि एक बार संज्ञान सदैव संज्ञान का अर्थ है, कि जब न्यायालय किसी जांच या विचारण के किसी भी अवस्था में, जब न्यायालय जांच या विचारण के किसी भी अवस्था में उसको ऐसा प्रतीत होता है कि एक व्यक्ति ऐसा है जिसके खिलाफ इस बात का पर्याप्त साक्ष्य है कि वह उस मामले में शामिल है, भले ही उसका नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभिलिखित नहीं है, जिसका नाम भले ही उस प्रथम सूचना रिपोर्ट में शामिल नहीं है, तो उसके विरुद्ध ऐसा न्यायालय सीधा संज्ञान ले सकता है। और इसी बात को हरदीप सिंह वर्सेस पंजाब राज्य 2014 सुप्रीम कोर्ट के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतिपादित किया है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हेल्ड किया है कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ मामला अगर लगता है, कैसे लगता है कि जो कोर्ट में एविडेंस प्रोड्यूस किए जाते हैं वो स्ट्रांग होने चाहिए, बहुत मजबूत होने चाहिए। अगर ऐसा है उसके खिलाफ सीधा संज्ञान लिया जा सकता है। तो ये आंसर आपको इतना कंप्लीट हो गया और एक कॉन्ग्रुएंस का टॉपिक कंप्लीट हो गया। आपका चार्ज में एक क्वेश्चन बचा है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में तैयार कराएंगे। ठीक है,